कोविड से निपटने के लिए आज से देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन तक होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में भी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल के 2 दिवसीय दौरे पर। गोड्डा में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम कल। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रचार वाहन को किया रवाना। और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ बंद का नहीं दिख रहा कोई असर। रांची के अधिकांश स्कूलों ने एहतियात के तौर पर आज की छुट्टी। 2 संगठनों ने बंद लिया वापस। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत नवाचार की धरती है। And encourages the citizen to undertake entrepreneurship and make their mark in India and abroad. Ladies and gentlemen, citizens at the grassroots have the potential to come up with science and technology-based innovative solutions and serve the country to the best of their abilities. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन समारोह का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने किया है। सम्मेलन का थीम है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज सुपर पावर की भूमिका में है और पिछले 9 वर्षों में देश में एक सतत विकास की नई परिभाषा गढ़ी गई है। It has no side effects other than positive effects on the patient. उपस्थित महानुभाव, विश्व होम्योपैथी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। पर पिछले कुछ सालों में बात ही कुछ और है। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, मुझे एक और सामयिक विषय की याद आ गई। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। वी आर ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। पर इस वर्ष भारत हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 और क्या लोगो दिया है, क्या मोटो दिया है। हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ईस्टर के अवसर पर नई दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल गिरजाघर गए। वहां उन्होंने ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। ईस्टर के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम में एक चर्च में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे। देश की शांति और खुशहाली की प्रार्थना कर उन्होंने ईस्टर का संदेश दिया और ये उस वक्त के दृश्य हैं।
कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के दौरान हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मॉक ड्रिल देखेंगे। डॉक्टर मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक में मॉक ड्रिल करने को कहा था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू, बेड और मेडिकल ऑक्सीजन का आकलन किया जाएगा। कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन के लिए सभी पर्याप्त तैयारियां रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को सभी पात्र जनसंख्या, विशेष रूप से बुजुर्गों और जिन्हें कोविड होने की संभावना हो सकती है, वहां टीकाकरण बढ़ाने की सलाह दी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए 5 चरणों की रणनीति जांच, खोज, इलाज, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों के सदर अस्पतालों में भी आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसे लेकर सभी सदर अस्पतालों में तैयारियां की गई हैं। कोरोना के मामले इन दिनों झारखंड में भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर तैयारियों के आकलन के लिए इस तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के घटियारी +2 एकलव्य विद्यालय मैदान में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आज साहिबगंज के पटना स्थित धर्मपुर आवास में रात्रि विश्राम करेंगे। कल मुख्यमंत्री अमर शहीद सिदो कान्हू के क्रांति स्थल पंचकठिया में पुष्प अर्पित करेंगे और फिर उनकी जन्मस्थली भोगनाडीह भी जाएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। यहां भी मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कल रांची स्थित सचिवालय का घेराव करेगी। सचिवालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई प्रचार वाहनों को रवाना किया। सचिवालय घेराव को सफल बनाने के लिए भाजपा के राज्य के तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रचार वाहनों को रवाना किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह जनता का आंदोलन है और यह प्रचार वाहन इस आंदोलन में जनता को आमंत्रित करने का काम करेगा। के माध्यम से जनता के बीच में कल के लिए आमंत्रण देने का ये पद्धति है और उस पद्धति के माध्यम से प्रचार वाहन में दिखाएगा। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 3.5 वर्षों से झारखंड की जनता लगातार छली जा रही है। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार को और मौका नहीं दिया जा सकता। मैं भी पलामू के दौरा में था। जनता अपने आप को ठगा महसूस, जनता निराश। श्री दास ने आगे कहा कि मौजूदा राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिससे बहुसंख्यक वर्ग में आक्रोश है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि झारखंड किसी पार्टी की नहीं है और किसी सरकार की नहीं है। झारखंड 3.25 करोड़ जनता की है और कल 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व। सचिवालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के तमाम नेताओं ने ताकत झोंक दी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत भाजपा के कई बड़े नेता रांची में जुटे हुए हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य से जुटने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सचिवालय की ओर जाने से रोकने के लिए प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने वरीय अधिकारियों के साथ प्रभात तारा मैदान में बैठक की और सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में कल पद्मश्री अशोक भगत ने अभियांत्रिकी केंद्र का उद्घाटन किया। श्री भगत यहां आयोजित 2 दिवसीय उन्नत भारत अभियान के समापन सत्र में भी शामिल हुए। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण
विकास के लिए तकनीक को विकसित कर उसमें सहायक बनने की आवश्यकता है, तभी यह देश उन्नत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाने का आग्रह किया था। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। राज्य में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आज विभिन्न संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसमें से 2 गुटों ने बंद वापस ले लिया है, जबकि एक गुट ने बंद को जारी रखा है। हालांकि बंद का राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बंद को देखते हुए राजधानी रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची के ज्यादातर निजी स्कूलों ने एहतियात के तौर पर आज स्कूलों को बंद कर दिया है। खड़गपुर रेल मंडल के खेसाशोली स्टेशन और आद्रा मंडल के कुस्तौर तथा कोटशिला स्टेशन की रेल पटरी पर चल रहा कुर्मी आंदोलन स्थगित हो गया है। आंदोलन स्थगित होने के बाद रांची और धनबाद स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनों का आज सामान्य रूप से परिचालन हो रहा है। हालांकि आज भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। दरअसल कई दिनों से जारी आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रेनों को रद्द किया गया था और कई को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा था। लातेहार पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र में NH 75 पर छापेमारी कर एक ट्रक से लगभग 45 क्विंटल अफीम का डोडा बरामद किया। बरामद डोडा की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। डोडा जंगली इलाकों से ट्रक पर लूट कर राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। रांची के जंगल के इलाकों से डोडा को ट्रक पर लादा गया था और इसे लेकर गंगानगर, बीकानेर मतलब राजस्थान की तरफ ले जाने का प्रयास था। क्या कीमत होगा सर इसकी बाजार में? अनुमानित मूल्य करीब 1 से 1.5 करोड़ के बीच। राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को 4,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि आर्थिक किल्लत या अस्वस्थता की वजह से अपनी कला का प्रदर्शन करने में असमर्थ कलाकारों को पहले 1,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती थी। अब उनको 4,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, लेकिन इसके लिए वृद्ध कलाकार की मासिक आय 8,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारे पद में आज हम जानते हैं पद्मश्री डॉक्टर खादरवल्ली के बारे में। एक दौर था कि लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, यानी खादी जैसे मोटे कपड़े पहने जाते थे और इस बाजरा जैसा मोटा अनाज खाया जाता था। लेकिन आधुनिकता में ये दोनों ही चीजें कहीं खो सी गईं। लेकिन दशकों की परेशानियों के बाद में दुनिया ने एक बार फिर से मिलेट्स की कीमत को पहचाना है। ऐसी ही तमाम न जाने कितनी दुनिया भर की लैब्स में, प्रयोगशालाओं में मिलेट्स ने अपनी उपयोगिता को फिर से पुनर्स्थापित किया है और आज शायद इसीलिए भारत के प्रयास के बाद में दुनिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रही है। भारत परंपरागत तरीके से मोटे अनाज को हमेशा से प्राथमिकता देता रहा है और भारत में तमाम लोग इस दिशा में दशकों से, सदियों से काम करते रहे हैं। ऐसे ही हैं कर्नाटक के एक डॉक्टर वल्ली, जिन्होंने मिलेट्स की उपयोगिता को पुनर्स्थापित किया है, जिसके लिए मिल रहा है उन्हें पद्म सम्मान। देश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज की पुनर्स्थापना के प्रति पिछले 20 सालों से प्रयासरत
कर्नाटक के मैसूर के डॉक्टर खादरवल्ली ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हासिल किया है पद्मश्री पुरस्कार। आज वे भारत के मिलेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। पेशे से एक कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर वल्ली ने मोटे अनाज की 5 लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया और किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे मोटे अनाज की खेती करें। डॉक्टर वल्ली ने विदेश में शिक्षा और नौकरी की, लेकिन जब शोध कार्य में ये पाया कि हमारे खान पान में ही छिपे हैं मौजूदा बीमारियों के कारण, तो देशवासियों को सही खान पान से स्वास्थ्य का मंत्र देने के लिए स्वदेश लौट आए। ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हमने बाजरा को श्रीधान्य के रूप में संदर्भित किया और अब केंद्र ने इसे वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया है कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। जब हम बाजरा को अपने दैनिक सेवन में शामिल करेंगे तो इससे किसानों को भी लाभ होगा। हमें गेहूं और अन्य अनाज के स्थान पर बाजरे पर जोर देना चाहिए, जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। हमें श्रीधान्य का प्रचार करना चाहिए। हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाजरा कम पानी में उगाया जा सकता है और यह शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इससे हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद न। बाजरा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वस्थ विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, चाहे वह मधुमेह, हृदय रोग हो या एलर्जी हो। इन स्वस्थ अनाजों के लाभों के बारे में जागरूकता से इसकी मांग बढ़ रही है। बाजरा रोग की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में एक समाधान है। डॉक्टर खादरवल्ली ने अपने 5 अनाज को नाम दिया है श्रीधान्य। उन्होंने मोटे अनाज के लिए जंगल कृषि पद्धति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि गेहूं, चावल, दूध की बजाय भारतीयों का पारंपरिक भोजन, जिसमें पहले मोटा अनाज प्रमुख होता था, उससे स्वस्थ रहना मुमकिन है। इस साल डॉक्टर वल्ली जी को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो भी पद्मश्री उन्होंने मोटे अनाज को किसानों में प्रोत्साहित किया कि किसान इसकी खेती करें। हाँ, आज देश को मोटे अनाज की बहुत बड़ी मांग है, खासतौर पर जो हमारे छोटे, लघु एवं सीमांत किसान हैं, ये उनकी आमदनी बढ़ाएगा, उनके जीवन में खुशहाली लाएगा। मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन खाद्य पदार्थ मिलेट्स ही हैं। प्रमाण है कि 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में भी मोटा अनाज शामिल था। यजुर्वेद में भी मोटे अनाज का उल्लेख मिलता है, लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ साथ चावल और गेहूं की बड़े पैमाने पर खेती के कारण उसका महत्व और खेती कम हो गई। मिलेट्स को कम पानी, कम उर्वरक की आवश्यकता होती है और पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी वे बहुत लाभदायक होते हैं। यानी मोटे अनाज में ही छिपी है विश्व की खाद्यान्न समस्या और स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों का हल। भारत के मिलेट मैन डॉक्टर खादरवल्ली को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। राज्य में 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश देखी गई। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज से आमतौर पर आसमान साफ रहेगा तथा मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में भी अगले 3 से 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। तोरपा के भाजपा विधायक कोचे मुंडा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कसेरा पुल के पास जागू से कसेरा तक बनने वाली 6 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत किया जाएगा।
रांची जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने आपसी विवाद को लेकर हुई फायरिंग और मारपीट मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से विक्रम सिंह उर्फ सोनू सिंह, सरयू प्रसाद साहू, अविनाश सिंह, सचिन कुमार, अर्जुन सिंह उर्फ विकास सिंह और पिंटू गुप्ता शामिल हैं। इनके पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां और 4 खोखा बरामद किए गए। बोकारो जिले के गोमिया निवासी साइबर अपराधी मोहम्मद शकील को हजारीबाग जिले के साइबर ने धर दबोचा। उसे सरायकेला खरसावां से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। खूंटी पुलिस ने एसएसबी हूंट के साथ मारंगहादा थाना अंतर्गत बीचागुटू गांव में अभियान चलाकर धान के एक खलिहान में छिपाकर रखे गए 21 प्लास्टिक के बोरों में भरा अवैध अफीम का डोडा बरामद किया है। डोडा का वजन 512 किलोग्राम है। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने महिला सहित 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में रांची के सुखदेव नगर थाना निवासी उज्जवल खलको और गुमला के डुमरी थाना निवासी सुजाता देवी शामिल हैं। इनके पास से 2.6 किलोग्राम गांजा, 1 स्कूटी और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। लातेहार पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र के NH 75 पर छापेमारी कर एक ट्रक से लगभग 45 क्विंटल अफीम का डोडा बरामद किया। बरामद डोडा की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। डोडा रांची गुमला के जंगली इलाके से ट्रक पर लोड होकर राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा जिले में स्थित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। यह लिक्विड फ्यूल से उत्पन्न महंगी बिजली की जगह लेगा और खरीदी गई बिजली की औसत लागत को कम करेगा। रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू डैम में नाविक संघ के 2 गुटों में हुई संघर्ष में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को रांची स्थित रिम्स में भर्ती किया गया है। इस दौरान डैम घूमने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। रांची जिले के डोरंडा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक जोड़ा सोने का कंगन और एक सोने का चेन बरामद किया गया। और अब देखते हैं कारोबार जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। रूस से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल पर डे के नए हाई पर पहुंच गया है। इस तरह रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट इराक की तुलना में 2 गुना हो गया है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वाटेक्सा के मुताबिक रूस लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। आरबीआई ने विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए 3-4 महीने में एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं जिनमें वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। फरवरी 2023 तक सरकारी बैंकों ने आरबीआई को करीब 35,000 करोड़ रुपए की ऐसी जमा स्थानांतरित की है जिनमें पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म सबस्टैक के पोस्ट में ट्वीट एम्बेड करने पर रोक लगा दी है, जिसके कारण राइटर्स अपने न्यूज़लेटर्स में ट्वीट एम्बेड नहीं कर पा रहे हैं। पहले ट्विटर ने सबस्टैक के पोस्ट में लिंक एम्बेड करने पर रोक लगाई और उसके बाद ट्विटर पर पोस्ट के लिंक को रीट्वीट व लाइक करने से रोक लगा दी। खेल जगत की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 2 में जीत हासिल हुई है जबकि 1 मुकाबले में हार मिली है। वहीं दूसरी ओर अब तक 2 मैच खेल चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 1 में जीत और 1 में हार मिली है। आरसीबी की टीम पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 81 रन की करारी हार के बाद इस मुकाबले में उतर रही है और उसकी नजर इस मुकाबले में जीत पर लौटने की होगी। वहीं लखनऊ के स्पिनर आरसीबी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। पिछले मैच में लखनऊ के गेंदबाजों का शानदार खेल देखने को मिला था। इस सीजन में युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अब तक 6 विकेट चटका चुके हैं। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। हैदराबाद ने टूर्नामेंट के 14वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद को इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पंजाब को पहली बार इस सीजन में हार का मुंह देखना पड़ा। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए थे।
जवाब में सनराइजर्स की टीम ने 17.1 ओवर में 2 विकेट पर 145 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। सनराइजर्स के लिए राहुल त्रिपाठी ने शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 48 गेंद पर 74 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 10 चौके और 3 छक्के लगाए। कप्तान एडन मार्कराम 21 गेंद पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 6 चौके लगाए। त्रिपाठी और मार्कराम ने तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। आईपीएल के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गत विजेता गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। केकेआर की इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह। इन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए। आईपीएल के सीजन का ये अब तक का सबसे रोमांचक मैच रहा। 205 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही केकेआर को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी। रिंकू सिंह ने यश दलाल द्वारा फेंके गए मैच के आखिरी ओवर की अंतिम 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर टीम को ये यादगार जीत दिला दी। खास बात यह है कि पारी के 17वें ओवर में राशिद खान ने हैट्रिक लेकर केकेआर को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन रिंकू सिंह की करिश्माई पारी ने मैच का पाशा पलट दिया। केकेआर की ओर से सर्वाधिक 83 रन वेंकटेश अय्यर ने बनाए, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। टीम के लिए विजय शंकर ने 63 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं साई सुदर्शन ने 53 रन की पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात जायंट्स को हराने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। जीत के साथ ही केकेआर की टीम आईपीएल के इतिहास में ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने आखिरी ओवर में 29 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले साल 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 23 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने अक्षर पटेल के ओवर में 4 छक्के लगाए थे। 2022 में गुजरात ने हैदराबाद के खिलाफ आखिरी ओवर में 22 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। गुजरात टाइटंस के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए आईपीएल में अपने 2000 रन, 200 चौके और 50 छक्के पूरे कर लिए हैं। गिल ने रनों के मामले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को पछाड़ दिया है। हार्दिक ने अब तक अपने आईपीएल के करियर में कुल 1976 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, शुभमन गिल ने पांड्या के अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी को भी पछाड़ दिया है। हसी ने अपने आईपीएल करियर में कुल 1977 रन बनाए थे। हसी ने अपने करियर में आईपीएल के कुल 59 मैच खेले हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय दल ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। भारतीय पहलवान रूपीन ने 55 किलोग्राम ग्रीक रोमन वर्ग में किर्गिस्तान के सरदार बेग को हराकर रजत पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही 19 वर्षीय रूपीन ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना पहला पदक भी हासिल कर लिया। वहीं पहलवान नीरज ने दक्षिण कोरिया के जंसेब को हराकर कांस्य पदक जीता, तो भारतीय पहलवान सुनील ने जापान के मसातो सुमी को हराकर कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। प्रीमियर लीग में लिवरपूल और आर्सेनल के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। रविवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। आर्सेनल ने मुकाबले की शुरुआत में पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखा और 8वें मिनट में ही पहला गोल दागकर बढ़त बना ली। आर्सेनल के लिए पहला गोल मार्टिनेली ने दागा। इसके बाद मैच का दूसरा गोल भी आर्सेनल के खाते में ही आया, जब मार्टिनेली के पास पर गैब्रियल जीसस ने 28वें मिनट में गेंद को लिवरपूल के गोल पोस्ट में डाल दिया। वहीं लिवरपूल को पहली सफलता पहले हाफ के आखिरी में मोहम्मद सलाह ने दिलाई। इसके बाद मुकाबले के अंत तक आर्सेनल ने 2-1 से बढ़त बनाए रखा। मैच का आखिरी गोल लिवरपूल की तरफ से फर्मिनो ने मैच खत्म होने के ठीक पहले किया, जिसने स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। कोविड से निपटने के लिए आज से देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में भी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल के 2 दिवसीय दौरे पर गोड्डा में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम कल। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रचार वाहन को किया रवाना। और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ बंद का नहीं दिख रहा कोई असर। रांची के अधिकांश स्कूलों ने एहतियात के तौर पर आज की छुट्टी। 2 संगठनों ने बंद लिया वापस।